નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારી મિટિંગના બધાને સ્વાગત. આજે આપણા વિષય પર બોલવાના છે મીનાક્ષીબેન જોશી ઓન एडीआर रिपोर्ट एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी. मैं हिंदी में स्विच ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑडियंस ऑल इंडिया ऑडियंस हो चुका है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. मैं आज का जो मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी हमारा जो गुरुवारी बृहस्पतिवार जो है इसका मीटिंग में सबको स्वागत है. आज की चर्चा की विषय है एडीआर का रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी, दोनों रिपोर्ट को मिला करके जो वोटिंग पैटर्न हुआ इसके बारे में जो रिपोर्ट आया है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मीनाक्षीबेन जोशी. लेकिन इससे पहले मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, आप जानते ही हैं कि एक हादसा केरला में हो गया. वावन में एक हादसा हो गया, वायनाड, लेकिन उच्चारण का वायनाड में हो गया. 200 जितना लोग मर गए हैं, बहुत लोग लापता हैं, पूरा गांव साफ हो गया है और कितने नदी में गए, कितना कीचड़ में है. रिलीफ ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, मेडिकल रिलीफ भी देने की कोशिश हो रही है. ये बहुत बड़ा एक बहुत खराब तरह का हादसा हुआ और ये हादसा के बीच में जो जिस तरह से एक नेशनल फीलिंग भी जनरेट हो रहा है, और सब दुख की बात है कि सेंटर और स्टेट की तू में भी चलता है, जिसको हम वॉर ऑफ वार्ड्स कहते हैं. ये इसी टाइम पे सबको मिलकर जो जिस तरह से करना चाहिए उसकी जगह से तू में हो जाता है. उससे पहले हमारा एक गाडगिल एक रिपोर्ट था, मोहन माधव गाडगिल का रिपोर्ट, इसके बारे में रखा गया था 4-5 साल पहले. लेकिन हमारे रिपोर्ट तो आते ही है, लेकिन रिपोर्ट को कौन गिनता है. ये रिपोर्ट को बाजू में रख देते हैं और कभी रिकमेंडेशन कुछ भी काम ही नहीं करता है और कभी अमल भी नहीं होगा. जबकि ये सब होने के पीछे जो मूल कारण जो है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, जंगल काटना, क्वारी जो है क्वारी चालू रखना, और खड़खड़ होना, पत्थर तोड़ना, टूरिज्म को प्रमोट करना, उसके कारण पेड़ तोड़ना और घर बनाना, ये सब पहाड़ के ऊपर भी बनते हैं अभी. और जब हादसा हो जाते हैं तब तो हो ही जाता है, जान नुकसान हो जाता है, फिर लोग इसको भूल जाते हैं. अभी भी उत्तराखंड में भी हादसा हुआ है, टेहरी में, वहाँ 7 लोग मरे हैं, न्यू टेहरी में. और भी बादल फट गया है केदारनाथ घाटी में. तो जगह जगह में, उत्तराखंड के जगह में भाई बादल फट रहा है. बादल फटने की बात तो को याद हो, केदार में जब हुआ था तो याद होगा. तो ये सब हो रहे हैं और ये इसके बारे में इन्वायरमेंटल हजार्ड जो है इसके बारे में सब चर्चा करते हैं, नागरिक भी चर्चा करते हैं, लेकिन एक लिप सर्विस है, जस्ट ए लिप सर्विस. इसका कोई अमल कभी नहीं होता है. इतने पेड़ काटे जाते हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे. छत्तीसगढ़ में खाली लाखों पेड़ काटा जाता है. अहमदाबाद में पेड़ काटा जाता है और नॉन सीजनल पेड़ को लगाया जाता है. तो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम्स हो ही रहा है. तो ये जो केरला में जो हादसा हुआ और इतनी करुण हादसा हुआ, परिवार के साथ, बच्चे के साथ सब खत्म हो गए, तो एक बहुत दुखद घटना है. तो दुखद घटना में जो परिवारजन, जो लोग जो मृत्यु पामे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 1 मिनट हम खड़े हुए. Yes. अभी मीनाक्षीबेन जोशी, अभी ये जो ग्रुप डिस्कशन जो हमारा है, लेटेस्ट एडीआर रिपोर्ट जो आया है, सब पेपर में आया है, थोड़ा एनालिसिस भी होना जरूरी है. उसके साथ साथ वोट फॉर डेमोक्रेसी का भी रिपोर्ट आया हुआ है. दोनों मिला करके
मीनाक्षी मैम बोलेंगे। मीनाक्षी। नमस्कार। मैं धन्यवाद करती हूँ सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी को। ऐसे तो आज का डिस्कशन करने के लिए हमारे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव जो गुजरात में है पंक्तिबेन को रिक्वेस्ट किया गया था, पर वो बाहर है। बाद में जाने माने पत्रकार हरिभाई को भी मैंने बोला था कि आप आइए और डिस्कस कीजिए। दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी बोला गया था, पर सब लोग बिजी थे। तो लास्टली मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तो इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर रिपोर्ट का पढ़ने का इतना वक्त भी नहीं मिला है, पर जो बाहर आया है रिपोर्ट में से, और एडीआर की बात चल रही थी तब हमारे डॉक्टर हरिभाई देसाई जो जाने माने हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि ये वोटर्स फॉर डेमोक्रेसी जो है फोरम महाराष्ट्र का है, उसने भी ये रिपोर्ट एक निकाला है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप भेजिए उसका वो भी बहुत बड़ा रिपोर्ट है, उसको पढ़ना। वो तो मुझे आफ्टरनून में ही मिला, मैं भी बाद में ही उनको अप्रोच कर पाई, तो बहुत कम टाइम मिला। पर इसका जो रिपोर्ट का एक जनरल जिस्ट है उसके बारे में मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रीट किया था कि ईवीएम और वीवीपैट की पूरा टोटल काउंटिंग होना चाहिए। अभी जो है इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन की रैंडमली 5 वीवीपैट का काउंटिंग होगा, टोटल ईवीएम और टोटल वीवीपैट का काउंटिंग नहीं होगा। तो सुप्रीम ने बोला कि वो ज़रूरी नहीं है करके वो रीट को बाद में खारिज किया गया। पर अभी जो दोनों रिपोर्ट आए, एडीआर का जो रिपोर्ट है और उन्होंने पूरा एक टेबुलेशन दिया है, पूरा वोटिंग की कैसी पैटर्न रही, कैसे परसेंटेज बदले, कैसे सीट में कितना मार्जिन आया, वो सब का बहुत बड़ा एनालिसिस किया है दोनों फोरम ने। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी बहुत बड़ा टेबुलेशन, कम से कम 226 पेज का उनका रिपोर्ट है, और एडीआर ने जो डिस्क्रिपेंसी जो है उसका 51 पेजेस का उनका है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एडीआर ने मंडे को, और ट्यूसडे के बाद मतलब गुजरात के अखबार में भी आया और पूरे देश में उसके कारण काफ़ी तहलका मच गया है, क्योंकि इतने सारे वोट की डिस्क्रिपेंसी हुई कैसे। ईवीएम को हम श्योरेस्ट अगर मशीन समझते हैं, तो ईवीएम में जो वोट पड़े और जो काउंटिंग हुआ उसमें ऐसा डिफरेंस कैसे हुआ, तो ये बात बहुत चौंकावनारी है। और ये जो रीट पिटिशन किया गया था उसको एक पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि इसमें दोनों में डिफरेंस है, इसलिए होना चाहिए काउंटिंग। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो वहाँ तक बोल दिया है, उनके रिपोर्ट का हेडिंग ही बहुत ये है। उन्होंने बोला कि कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024, एनालिसिस ऑफ वोट मैनिपुलेशन एंड मिसकंडक्ट ड्यूरिंग वोटिंग एंड काउंटिंग। उन्होंने रिपोर्ट का हेडिंग ऐसा बताया है, मतलब ये वोट का पूरा मैनिपुलेशन हुआ है और उसका एनालिसिस हुआ है, और पूरा एक मिसकंडक्ट हुआ है उसको वोटिंग के दौरान और काउंटिंग के दौरान। और ये जो वोट फॉर डेमोक्रेसी का पूरा रिपोर्ट का कंपाइलेशन करने में जिन्होंने हेल्प किया है वो एमजी देव सहायम है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और डॉक्टर प्यारालाल गर्ग है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेडिकल के रिटायर्ड डीन है, मेडिकल डिपार्टमेंट के, और प्रोफेसर हरीश कर्णिक है, वो आईआईटी से जुड़े हुए हैं। तो तीनों बहुत बड़े जाने माने हैं और एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ये रिपोर्ट हो गया है, पर बहुत मेहनत करके पूरा रिपोर्ट का कंपाइलेशन हुआ है। पहले मैं वोट फॉर डेमोक्रेसी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है। उन्होंने बोला कि 7 फेज़ में पूरा पोलिंग था, जो हमें याद है। तो लोकसभा का जो हर स्टेट को मिला के कुल 543 सीट है हमारे पार्लियामेंट में,
और पोलिंग का 7 फेज़ था और ये 7 फेज़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पोलिंग का दिन होता है फिर डिक्लेयर होता है कि इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ, फिर फाइनल वोटिंग का डेटा भी आता है। तो वो डिफरेंस जो डिक्लेयर किया ये दफ़ा, और वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि सेकेंड फेज़ का डेटा दिया ही नहीं गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया ही नहीं। और ये जो 7 फेज़ का जो है डेटा, पहले पोलिंग के दिन ख़त्म होने के बाद जो डेटा डिक्लेयर किया और फाइनल डेटा, उसमें 1% का डिफरेंस हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंपाइलेशन में गड़बड़, एंट्री में गड़बड़ या पूरा टोटालिटी में करने, पर ये डिफरेंस ये दफ़ा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उसकी परसेंटेज 3.2 से 6.32 तक है। इतना बड़ा डिफरेंस है ये डेटा में। मतलब 1% का डिफरेंस हम समझ सकते हैं, पर इतना बड़ा। और वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि आंध्र प्रदेश में तो वो 12.54 है, मतलब आप समझिए, और उड़ीसा में 12.48% है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर हम ईवीएम को इतना श्योर मानते हैं, इतना पूरा एक सिस्टम है, हर पोलिंग बूथ में फॉर्म नंबर 17C होता है और पूरा वो टाइम पे बोर्ड पे लिखा भी जाता है, एवरी आवर पोलिंग का डेटा रिलीज़ होता है, प्रेस को भी दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी साइट पे भी रखता है, उसके बावजूद भी इतना डिफरेंस इन्होंने नोट किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो डेटा वोट फॉर डेमोक्रेसी का और एडीआर का, उसको अभी ये करते हुए उसका क्लैरिफिकेशन या कोई भी उनकी ओर से उनका वर्जन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये बातों में कुछ डेफिनेटली, ये जो डेटा कलेक्शन किया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें डेफिनेटली मतलब ट्रूथ ज़्यादा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक उसको चैलेंज नहीं किया और उसको नकारा नहीं है। फिर ये जो वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि ये वोट डंपिंग हुआ है, इसको वोट हाइक है या वोट डंपिंग, मतलब ये जो परसेंटेज बदल गए, 1% के बदले 3.2 या 6.32 तक, मतलब ये वोट कैसे गए? अगर वोट पड़े ही नहीं है तो बढ़ेंगे कैसे? तो ये जो उनका कहना है कि हमारे मतलब देश में टोटल, इसमें उड़ीसा में 18 सीट पे हुआ है जो बीजेपी को गया वो सीट, महाराष्ट्र में 11 सीट पे हुआ है, वेस्ट बंगाल में 10 सीट पे हुआ है, और आंध्र प्रदेश में 7 सीट पे, छत्तीसगढ़ में 5 सीट पे, राजस्थान में 5 सीट पे, बिहार में 3 सीट, हरियाणा में 3 सीट, और 3 मध्य प्रदेश और 3 तेलंगाना में हुआ है, 2 आसाम की सीटों पे हुआ है और 1 अरुणाचल में हुआ है, और 1 गुजरात की सीट पे भी हुआ है और 1 केरला की सीट पे भी हुआ है। मतलब ये 15 राज्यों में 79 सीट पे मैनिपुलेशन हुआ है। मतलब 79 सीट्स जो है, आप काउंटिंग कीजिए फाइनल जो मेजोरिटी का, या बीजेपी को अकेले को जो सीट मिला या एनडीए को मिला, इसमें से अगर 79 सीट माइनस कर दे तो हो सकता है कि ये तो एनडीए का गवर्नमेंट बनता ही नहीं। तो ये वोट फॉर डेमोक्रेसी सवाल कर रहा है कि क्या लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया था उसको ये एनडीए गवर्नमेंट ने चुरा लिया है? लोगों के वर्डिक्ट में तो ये 79 सीट में बीजेपी एनडीए को नहीं मिलता था, उन्होंने वो सीट ऐसे वोट डंपिंग के थ्रू मिला है उनको। तो वोट डंपिंग, एक्स्ट्रा वोट, हाँ, जो वोटर्स की नंबर है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होता है ना कि भाई ये बूथ में 1020 या 1010, वो तो तय ही होता है, उससे ज़्यादा वोट कहाँ से आए ईवीएम में? ये वोट डंपिंग है। और कुछ जगह पे वोटर्स जो वोट डाले गए हैं उससे कम वोटों का गिनती भी हुआ है, जो गांधीनगर में भी हुआ कि जो वोट डाले गए थे उससे कम वोटों का गिनती हुआ है।
हाँ वही ये सब ये डेटा, अगर हम लोगों ने तो कभी ऐसा स्टडी नहीं किया, मैं तो पढ़ के परेशान हो गई। इतना डेटा कंपाइलेशन करना और उसका एनालिसिस करना एक चैलेंजिंग काम है, पर ये लोगों ने किया है, पूरे टेबल के साथ उन्होंने किया है। और उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डेटा दे रहा है उसके आधार पे ही हम किए हैं। मतदार यादी એટલે પોલિંગ પોલ કહેવાય છે એ मतदार यादी એટલે मतदार यादीમાં જે નામ બહારના કાઉન્ટર પર હોય એ અંદર રિઝલ્ટ બતાવતા હોય છે, બરાબર છે, કે આટલા વોટિંગ થયા, આટલું પોલ થયું, બરાબર છે। તો એમાં તમે જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છો કે ડમ્પિંગ વધારે મત ગણતરી થાય ને એક બૂથ એવું છે કે ત્યાં વધારે મત હોય, मतदार यादी કરતાં ઓછા મત ગણતરી થાય, એવી પરિસ્થિતિ કેવી રીતે કરી શકાય? એવું કેવી રીતે? यही तो बात है कि मैनिपुलेशन, इसलिए रिपोर्ट का हेडिंग ही है वोट मैनिपुलेशन। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो रिपोर्ट निकाला है उसका हेडिंग ही है वोट मैनिपुलेशन एंड मिसकंडक्ट ड्यूरिंग वोटिंग एंड काउंटिंग। પણ એ તો તમે કહ્યું ને કે આ બધું કરવું ખૂબ જ અઘરું પડી જાય છે 24 કલાકની અંદર અંદર। चौब આમાં તો અમુક વાળાના देखिए 7 फेज में पोलिंग हुआ, अप्रैल से शुरू हुआ था, अप्रैल से शुरू हुआ, અવસ્થામાં હોય છે ને, अप्रैल, आप सुन लीजिए पहले, आप बीच में आर्ग्यूमेंट करेंगे तो मैं पॉइंट भी भूल जाऊंगी। अप्रैल से शुरू हुआ था, जून 2 तक चला था और 4 जून को काउंटिंग था। तो ये जो टेबुलेशन उन्होंने किया है, आप समझ पाओगे कि उन्होंने एकदम सिस्टमेटिक वोट डंपिंग हुआ है। ये जो बात है कि ये ऑफिशियल रिगिंग जो शब्द है ये एक हो सकता है, मतलब कितना माइन्यूटली काम किया गया है। और उनका दूसरा वोट फॉर डेमोक्रेसी का एक ये है कि 21 सीट ऐसी थी देश में कि जिसमें 48 से लेके 6,500 का ही मार्जिन था। 48 लोएस्ट मार्जिन महाराष्ट्र में 48 का था और लार्जेस्ट मार्जिन था 6,500। अगर ये 21 सीट का शायद काउंटिंग फिर से डिमांड करे और ऐसा कुछ जगह पे हुआ ही था, तो हो सकता है ये भी रिजल्ट पे होता। 21 सीट की जो मैं बात कर रही हूँ, ये पूरे देश की बात है, कोई एक स्टेट की बात नहीं है। और जो सबसे भयंकर बात है कि आप लोगों को याद होगा एडीआर के उसमें भी मांगा गया था कि फॉर्म नंबर 17C जो आप पोलिंग स्टेशन में हर पोलिंग एजेंट को देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको देता है कि इतने वोट यहाँ थे, मतलब रजिस्टर्ड वोटर्स, इसमें से इतने मेल फीमेल वोट डालने आए और इतना वोटिंग हुआ है। ये फॉर्म नंबर 17C के लिए सुप्रीम में एडीआर ने बोला था कि एटलीस्ट उसका कंपाइलेशन करके आप वेबसाइट पे तो रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, वो कैंडिडेट को ही मिलता है, मतलब कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब कैंडिडेट को, वो सबके लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो होता अवेलेबल पब्लिक डोमेन में तो काउंटर चेक होता कि एक ऐसे एक्स्ट्रा वोट आए। उसका मतलब है, वोट फॉर डेमोक्रेसी का कंक्लूजन है, उसका मतलब ये है कि आइदर ईवीएम को टेम्पर्ड किया गया है या बदले गए हैं। दूसरा एक चांस है कि फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स वर नॉट प्रॉपरली इफेक्टिव, या कुछ बिगड़े हुए थे और नहीं रिपेयर किए गए। या तीसरा उनका कहना है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया गया, कुछ ईवीएम बदले गए हैं या ईवीएम गड़बड़ किया गया या ईवीएम ठीक से काम नहीं करते थे। अगर फॉर्म नंबर 17C अवेलेबल होता तो काउंटर चेकिंग करने का सबके पास मौका होता। तो ये एजम्पशन है कि ये पॉसिबिलिटी है। सब बोलते हैं नहीं बदला जा सकता है, नहीं हो सकता, ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो ये एजम्पशन उनका है कि फॉर्म नंबर 17C देने को क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया। अच्छा, वोट तो ज़्यादा गिरते हैं या कम गिरते हैं वो सब हमें पता है। ये कहानी बहुत पुरानी है, जो काफ़ी लोग जो डेथ हो गए उनका वोट सालों से गिरते हैं, जो आते नहीं है। और बहुत वो टाइम कार्टून भी आए थे इलेक्शन के दौरान कि वो एक दादा बोल रहे थे कि क्या आपकी चाची वोट करके गई, तो वो बोलता है कब के चले गए, आप मिले नहीं क्या? वो बोले मैं तो
स्वर्ग में मिलने तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मिल लो। मतलब ऐसा कार्टून भी आए थे इलेक्शन के दौरान कि कैसे वोट का ये होता है कि वो लोग जिंदा ही नहीं है, वोट डालने आ ही नहीं सकते, फिर भी उनका नाम ये नहीं किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने का, उसमें हम लोग कहाँ इतना हिस्सा ले पाते हैं। जो ऑर्गेनाइज जिसकी मशीनरी जिसके पास है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही इसको ये कर सकते हैं। और एवरी वोट काउंट्स जब बोलता है इलेक्शन कमीशन, और सबसे बड़ा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें अगर इलेक्शन कमीशन का ये रवैया है तो हम क्या करेंगे। और ये आप पूरे दुनिया में आज ऐसा बात है कि इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें काफ़ी देशों में सर्वे किया गया था हमारे चुनाव के रिजल्ट के पहले। काफ़ी देश के लोगों ने बोला कि वी डोंट हैव द फेथ इन दिस इलेक्टोरल प्रोसेस। और काफ़ी देशों में इसको लेके चलता है, बोगस वोटिंग हुआ, हमें रिजल्ट को नहीं मानते। ट्रंप ने भी किया था, आपको याद हो तो, कि हम तो ये रिजल्ट को मैं तो नहीं मान रहा हूँ। अरे आपको याद है अटैक ऑन कैपिटल हिल वाला लास्ट इलेक्शन अमेरिका का। और वेनेजुएला में तो हमें अभी बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। तो इसके बीच में हम ये बात कर रहे हैं, मतलब ये एक बैकग्राउंड हमें सबको याद रखना है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो पूरा है उसमें सचमुच लोगों का वर्डिक्ट होता है कि नहीं, वो सवाल हो जाए, ऐसे हालात हैं। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने जो बताया कि मतलब उनका कहना है कि गुजरात में पाटन और बनासकांठा सीट पे वोट जो गिरे उससे कम वोट की गिनती हुई। और आप लोगों को पता है कि बनासकांठा और पाटन सीट दोनों कांग्रेस मतलब लेगी, ऐसी बातें थी पहले से। बनासकांठा तो ले लिया, पाटन नहीं ले पाए। और पाटन का मार्जिन 31,000 और समथिंग था, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। जो गुजरात में लाखों का मार्जिन होता है ऐसा मार्जिन बड़ा नहीं था। ये बात भी हमें ये करना है। और दूसरा वोट फॉर डेमोक्रेसी का एक आर्ग्यूमेंट है कि पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग है, पोस्टल बैलेट के काउंटिंग में रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठता है, मतलब फाइनल जो ऑथोराइज है, वो रिटर्निंग ऑफिसर का जो बहुत सारे पावर्स हैं। पोस्टल बैलेट में ऐसा है कि आप एम्प्लॉई है, आपने पोस्टल बैलेट आपने अपनी चॉइस से करके किया, फिर आपका जो ऑफिसर है सुपरवाइज़र, वो उस पर स्टैंप लगना चाहिए कि ऑथेंटिफिकेशन के लिए, और वो कवर जो सील हो के आता है उस पर भी होना चाहिए। काफ़ी वोट को डाउटफुल कर दिया पोस्टल बैलेट को। और हमें सबको पता है कि ये दफ़ा स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि पोस्टल बैलेट पहले गिने जाएंगे, कानून के हिसाब से ऐसा है। काफ़ी जगह नहीं गिना जाता है, बाद में गिनते हैं। एक बार विनिंग हो जाए तो पोस्टल बैलेट में कोई ये नहीं करता है। आप लोगों को अगर याद है तो हमारे भूपेंद्र सिंह चुडासमा जो मिनिस्टर भी बने, उनको चैलेंज किया गया था और वो पोस्टल बैलेट बाद में गिने गए थे और पोस्टल बैलेट से वो हार रहे थे और उसको चैलेंज भी किया गया था। हाई कोर्ट ने उनको ये किया था और पर सुप्रीम ने स्टे लगाया, वरना वो उनकी मेंबरशिप को एक किया गया था। तो ये जो सब वो तो एक चैलेंज हुआ इसलिए पता है हमें, पर बाद में तो एक बार विनर हो गया तो कौन डेटा देखने जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं। पर ये पोस्टल बैलेट का भी एक इश्यू वोट फॉर डेमोक्रेसी ने ये किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के जो इतने सारे पावर्स है उसको तय करने के, वैलिड करे कि इनवैलिड करे। आपको याद होगा पंजाब में जो चंडीगढ़ में ना मेयर का इलेक्शन जो हुआ, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो रोल था, जिन्होंने इनवैलिड कर दिए थे वोट्स को। ऐसे जो पावर्स होते हैं उसका भी उनके बारे में बोला कि रिटर्निंग ऑफिसर को इतने पावर्स नहीं देने चाहिए या उसका कुछ चैलेंज करने का कोई प्रोविज़न होना चाहिए। और पोस्टल बैलेट काफ़ी ऐसे हुए हैं ये चुनाव के दौरान भी कि जिसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जो शायद वैलिड थे। जनरली पोस्टल बैलेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं और जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रूलिंग पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं। गुजरात का तो पुराना एक्सपीरियंस है। तो ये सब बातों को हम ध्यान से नहीं ये करते। पोलिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, कौन जीत गया, बस उससे ये कर लेते हैं। पर इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया है कि कितना मार्जिन रहा
उसके पीछे थे उनके वो कैंडिडेट को कितने मिले, उसके पीछे वाले कैंडिडेट को ये मिले, क्यों ऐसा ये पैटर्न हुआ, वो सब का उन्होंने स्टडी किया है। ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है वोट फॉर डेमोक्रेसी का, 226 पेजेस का। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा ताकि पता चले कि कैसा है हमारे यहाँ चुनाव का है। बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत। मैं तो ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाई, पर जो मैं इतना समझ पाई वो आपसे शेयर कर रही। तो उनका कहना है कि 7 मई को जो डिक्लेयर हुआ था ईवीएम वोट्स का परसेंटेज रात को 8 बजे, उसमें 56.76% वोटिंग था। पूरे देश का एवरेज वोटिंग को लेके उन्होंने किया था। और फाइनली उन्होंने 11 तारीख को 8 बजे रात को वो दिन जो बताया उसमें उन्होंने बोला कि 60.13 पॉइंट हुआ है पोलिंग, मतलब 3.37% का गैप बढ़ गया। तो होता है तो कोई ये होता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1% चेंज हो सकता है, इतना सारा कैसे चेंज हुआ? तो उसका मतलब कि जो लोग काम कर रहे थे वहाँ, क्या वो ठीक से ट्रेन नहीं है, या उनको नहीं आता है, या बाद में मैनेजमेंट होता है। ईवीएम मैनेजमेंट भी है और एक डेटा मैनेजमेंट भी है पोलिंग का, ये इसमें दिख रहा है इतना डिफरेंस। और ये वोट फॉर डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट है कि इसको लेके पूरा ये होना चाहिए, सिस्टम खड़ा करना चाहिए और फॉर्म नंबर 17C सबको अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि चेक कर पाए ठीक से। एवरी बूथ का आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो है। और एडीआर का जो रिपोर्ट है उसमें मूल बात है कि उन्होंने बताया कि देश के 543 सीट है पार्लियामेंट की, उसमें 538 सीट पे ये हुआ है, डिस्क्रिपेंसीज है डेटा में, वोटिंग और काउंटिंग के डेटा में, मतलब मेजॉरिटी सीट पे है 538 सीट, मतलब 543 में से कितना कम, कुछ ही सीट बाकी है। 5-6 सीट ऐसी है कि जहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, वरना हर सीट पे एक गड़बड़ है। फिर उनका डेटा जो बोल रहा है कि 5,89,691 वोट का डिफरेंस है। वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि 4 करोड़ समथिंग वोट्स का ये हो गया है घोटाला पूरे देश में। और इन्होंने डेटा ये किया है कि इतना उनके हिसाब से 5,89,691 का डिफरेंस है। उनके के एडीआर ने 2019 में भी रिपोर्ट निकाला था, ऐसा नहीं कि एडीआर ने पहली बार रिपोर्ट निकाला है। 2019 इलेक्शन में उन्होंने बोला था वो टाइम 7 लाख से कुछ ज़्यादा वोट्स का ये हुआ था उनके हिसाब से, पर वोट टेब्यूलेशन अवेलेबल नहीं था ये प्रेस रिलीज में, सिर्फ डेटा था। और उनका कहना है एडीआर का कि गुजरात में 26 जो सीट है, एक सीट तो वो पोलिंग हुआ ही नहीं सूरत का, हाँ 25 सीट, तो गुजरात में जो डिफरेंस है 15,521 वोट्स का डिफरेंस है टोटल 25 सीट में। तो आप सोचिए 25 सीट में भी 15,521 वोट का डिफरेंस है, उसका मतलब क्या हुआ कि उथल पाथल ही बोल सकते हैं कि 1,000 या मार्जिन कम है जो वहाँ जहाँ पे जीत का, जो मैंने बोला कि इतने सारी सीट पे 6,500 का मार्जिन तो कोई मार्जिन ही नहीं है, या 48 से शुरू होके तो 21 सीट ऐसी है। तो गुजरात में भी हो सकता है कि 2-4 सीट शायद इंडिया गठबंधन को जाता, अगर ये नहीं होता तो। उन्होंने उसका एक टेबुलेशन पूरा दिया है, उन्होंने एक समरी भी दिया है पूरा एडीआर ने पूरे देश का इसके बारे में स्टेट वाइज। टेबुलेशन तो अंदर बहुत है कंस्टिट्यूएंसी के नाम के साथ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जनरलाइज कर दिया है। गुजरात की ये कंस्टिट्यूएंसी में इतने वोट आए ईवीएम में और इतने वोट काउंट हुए और उसका डिफरेंस करके टेबुलेशन 51 टेबुलेशन बहुत ज़ोरदार है उनके। और एक समरी के रूप में उन्होंने दिया है कि आंध्र प्रदेश में 25 कंस्टिट्यूएंसी है
उसमें वोट्स काउंटेड लेस देन वोट्स पोल्ड, उसमें 85,777 वोट्स है। और ये जो 21 कंस्टिट्यूंसी में हुआ है, 25 कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, 4 कंस्टिट्यूंसी को छोड़ दिया है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है, तो हर जगह हो गया। हर जगह नहीं हो रहा है, वो सिलेक्ट किया गया है, कंस्टिट्यूंसी का भी सिलेक्ट किया गया है। और इसमें आंध्र प्रदेश में वोट्स काउंटेड मोर देन वोट्स पोल्ड, उसमें 3,722 वोट ज़्यादा काउंट किए गए हैं। मतलब जो वोट गिरे नहीं है, पर 3,722 ज़्यादा वोट काउंट किए गए। तो कहाँ से आए वोट, किसने डाला? पार्टी के जो होते, वही तो बात है। नहीं 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 नहीं, और बाद में बात करते हैं। बात वहाँ पे आप जो बता रहे, पोलिंग के टाइम पे गड़बड़ तो पता नहीं चलेगा ना, काउंटिंग पे ये डिफरेंस दिख रहा है। पोलिंग हो गया, पोलिंग का आपको डेटा भी दे दिया, फिर काउंटिंग में गए, तब ये बूथ में 1,019 वोटर थे। अच्छा, वोट जो गिरने चाहिए 1,019, सब लोग तो वोट करने नहीं आए, उसका तो परसेंटेज है ना कि 56% हुआ या 60%, तो उसके हिसाब से आए 600 लोग या 700 लोग। तो 700 लोग वोट करने आए, तो 700 से ज़्यादा वोट कहाँ से आए? ये सवाल इसमें है। ये डेटा ये लोगों ने कंपाइलेशन में बताया है। वो काउंटिंग के टाइम में पता चलेगा ना, पोलिंग के टाइम पे पता नहीं चलेगा आपको। आप जो बोल रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, इसलिए बात है कि फॉर्म नंबर 17C इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी साइट पे रखे और पूरे सब सीट का 543 सीट्स है, उसके जितने बूथ है सबका, ये तो बूथ वाइज होता है। अगर वो आए तभी टैली कर सकते हैं ना, फिर भी वो तो टैली नहीं कर पाए, फिर भी ये काउंटिंग के टाइम जो पता चला वो डेटा है। तो आंध्र प्रदेश में ये हुआ, और इसमें टोटल वोट जो ये हुए आंध्र प्रदेश में वो 89,499 है। तो कितने बड़े है, कोई 1-2 वोट नहीं है ना, 100-200 वोट की बात है। 25 सीट है आंध्र प्रदेश में हमारे जैसे ही, उसमें 89,000 वोट्स का ये हुआ। तो ये तो कोई गड़बड़ तो है ही ना। उस गड़बड़ कौन कर सकता है? हम तो जाके नहीं कर सकते। कर सकता है रूलिंग पार्टी कर सकती है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है कुछ, या कैंडिडेट्स कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी किसी के पास है। कौन गड़बड़ कर? सिटीजन्स वोटर्स तो नहीं कर सकते गड़बड़। तो ये पूरा एक डाउट है। फिर उड़ीसा का है 21 सीट में, उसमें 63,123 वोट्स का ये हुआ है। टोटल मिला के उनके 18 कंस्टिट्यूएंसी में 63,000 का हुआ है, और दूसरे 3 कंस्टिट्यूएंसी में 2,146 हुआ है। कुल मिला के 65,269 वोट से हुए हैं। तो आप बताइए, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने तो बोला कि उड़ीसा में इतनी सीट बीजेपी को ज़्यादा इसलिए मिली, उनका एनालिसिस में ये है। फिर उत्तर प्रदेश का है 80 सीट है, उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट, उसमें टोटल 60,000 वोट का ये है। मतलब पूरे सब स्टेट का उन्होंने टेबुलेशन दिया है। टोटल 543 सीट का टोटल है, उसमें उनके हिसाब से 5,89,691 वोट्स का हेरा फेरी हुआ है। पार्टी वो काउंटिंग करते भी, वो पार्टी के एजेंट अपने काउंटिंग एजेंट को दे देंगे, तो वो वेरीफाई करेगा और उसमें ज़्यादा निकलेगा,
या कम नहीं मिले तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन मिलेगा। वो आपकी इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। वही बात है कि आपकी नहीं, आपकी बात सुनिए भाई साहब, सस्पेंड कर देता है। सुनिए भाई साहब, आपकी बात सही है कि ये फॉर्म नंबर 17C लेके काउंटिंग में जाते हैं। वो कौन पार्टी कर सकती है जो इतनी ऑर्गेनाइज है, वो जिनके पास ऐसे पोलिंग एजेंट जो ट्रेन है, जो आके पूरा सबमिट ठीक से किया है, जिसका फाइलिंग हुआ है, जिसका स्टडी हुआ है कि ये बूथ के वोटर इतने हैं, उसमें से इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, उसका मतलब इतने वोटर्स आए हैं, इतने मेल है, इतने फीमेल है। और अगर ज़्यादा वो टाइम वो जो पोलिंग एजेंट का डेटा को काउंटिंग एजेंट, वो तो सेम नहीं होते, बदल जाते हैं। पोलिंग एजेंट के बाद काउंटिंग एजेंट बदल जाते हैं। उन्होंने इतना स्टडी किया हो तभी तो ये कर पाएंगे। मतलब कैंडिडेट कितना तैयार होना चाहिए और पार्टी कितनी तैयार हो, ये तो हमारे यहाँ नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है, यही मुश्किल है कि इतना तैयारी किसका होता है। उसके लिए पूरी मशीनरी चाहिए आपके पास। और आप चैलेंज करो, चैलेंज को रिटर्निंग ऑफिसर ये करे। जनरल माहौल जो मैं बोल रही हूँ, काउंटिंग जो प्लेस है वहाँ पे जो विनिंग कैंडिडेट है वो एक बार एक राउंड में आगे चला गया, फिर जो ट्रेलिंग कैंडिडेट है उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये जनरल टेंडेंसी ऑफ अवर एडमिनिस्ट्रेशन है। आप लोगों को पता है ना, प्राइम मिनिस्टर सेकेंड राउंड तक ट्रेलिंग में थे वाराणसी में। ये बात बाहर आया था, किसी ने बात को ना मीडिया ने हाईलाइट किया, किसी ने नहीं किया। कहीं ये सोशल मीडिया में आ गया था तो पता चला था कि ये ट्रेलिंग हो रहा है। और उनका मार्जिन भी आप देखिए बहुत कम हो गया जो पहले था उससे। तो ये ट्रेलिंग कैंडिडेट की बात, फिर जो विनिंग कैंडिडेट वाले एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया होता है। जो विनिंग कैंडिडेट है, आप लोग तो हार गए ना, अभी क्या दिमाग खराब करते हो, क्यों भाई आप झगड़ा कर रहे हो, क्यों डिस्प्यूट कर रहे हो, छोड़ो ना, आप तो नहीं जीतने वाले हो, मान लो ना। ये जो आर्ग्यूमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहुत ही मतलब डैम्पनिंग इफेक्ट करता है। ये बैलेट की पोस्टल बैलेट में नहीं काउंटिंग करते हैं ना लोग ठीक से। पोस्टल बैलेट का आप काउंटिंग जाके देखिए, उसका वीडियो आप देखिए। पोस्टल बैलेट की संख्या तो ईवीएम के वोट से कम ही होती है, उसको कैसे जल्दी निपटा ले, उसको ठीक से दिखाते भी नहीं है। वो पोस्टल बैलेट का टेबल है ना, वो एक ही होता है, वहाँ सब लोग तो काउंटिंग एजेंट सब तो नहीं देख पाएंगे। और उसका तो पर्टिकुलर कोई बूथ नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं है अवेलेबल, उसको वेरीफाई करना होता है। वो दिखाते हैं रिटर्न, देखो देखो आप ठीक है, आप वैलिड गिनते हो, तो कौन देखने जाता है कि ठीक से स्टैंप लगा है नहीं लगा है, सिग्नेचर है नहीं है। यही तो बात वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर तय करता है कि उसको वैलिड किया जाए या इनवैलिड किया जाए पोस्टल बैलेट को। तो ये जो टेक्निकलिटी है पूरे पोलिंग के प्रोसेस को, वो हमारे आम जनता तो समझ ही नहीं पाएगी, ये तो समझ के बाहर है। पर इसके लिए जो पूरा एक होना चाहिए रेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टीम, तो वो तो बहुत मुश्किल है। और ऐसे ट्रेंड लोग भी नहीं है। और मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बातें बड़ी करते हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको ही कानून नहीं पता है, जरा भी नहीं पता है। वो लोग कुछ जानते ही नहीं है, वो अपने व्हीम्स एंड मूड्स पे ये करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो किताब नहीं पढ़ते कानून की, वो उनके मन में आता है वो बोलते हैं आपको ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ स्कूल के मास्टर्स नहीं है, अभी तो ये हिसाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर आते हैं, जिनको पोलिंग की प्रोसेस को कुछ भी नहीं पता है। और इतना टेक्निकल बना दिया इलेक्शन को, इतना टेक्निकल कि इतना बड़ा टीम ना हो तो कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता हमारे यहाँ। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस है और टेक्निकलिटी कर रहे हैं, उसमें जो टेक्निकलिटी देना चाहिए उनको डिटेल्स देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी उसका भी कोई ये नहीं किया। जैसे बोगस वोटिंग करते हुए पकड़े गए,
या कोई डेड है उनका वोटिंग कर रहे हैं, तो बोगस वोटिंग ही है ना वो। तो आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया, कोई उसको अटेंशन नहीं देता है। बोले छोड़ो ना, एक वोट के लिए क्या दिमाग खराब करते हो। आर्ग्यूमेंट ऐसा करते हैं ऑफिसर लोग, आप कभी जीतने वाले नहीं हो, क्या ये है। तो जीतते कैसे वो अभी पता चलेगा सबको। सब बोलते हैं ना हमारे देश में इलेक्शन बहुत ही फेयर एंड फ्री होता है, तो वोट फॉर डेमोक्रेसी वही आर्ग्यूमेंट कर रही है कि भाई आप इतना बात करते हो कि इतना हमारे देश में हो रहा है और इतना मूल्यवान है हर कोई वोट, तो इतने सारे वोट को कैसे आपने ये कर दिया। एक भी वोट का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। और कितना करते, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, वोटिंग के लिए जाओ, वोटिंग के लिए जाओ, आपका वोट ये नहीं होगा तो ये होगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें कहाँ ये है। तो उसको लेके इसमें जो जनरल ऑफिसर होते हैं इलेक्शन के समय वो कश्मीर आए होते दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते दूसरे स्टेट से आते, तो उसकी क्या जवाबदारी है? वो ऑब्जर्वर लोग, ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर कुछ भी नहीं जानते हैं। ऑब्जर्वर लोग को हम कंप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जर्वर बोलेंगे कि हाँ मैंने कंप्लेन आपकी सुना, पर कोई रेमेडियल अवेलेबल नहीं है। इमीडिएटली कोई पोलिंग स्टॉप नहीं करवाता है जो होना चाहिए। एक भी कैंडिडेट एक भी वोट के लिए अगर सवाल करता है तो उसको रुकवाना चाहिए, वो तो नहीं होता है। काउंटिंग के टाइम पे भी नहीं होता है। वही बोल रही, चैलेंज वो था ना, 2 रुपया रख के ऑब्जेक्शन नहीं करना, वो सब प्रोसेस में लिखा हुआ है, पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ जानते नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई नियम कानून जानते ही नहीं। आप पोलिंग के टाइम पे जाइए कोई भी बूथ पे, पार्टी का सिंबल लेके अंदर स्लिप नहीं आ सकते। एक सिंपल ये है, सब लोग पार्टी का स्लिप लेके आते हैं, सब अलाउ भी करते हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट तो करेंगे, वो तो पार्टी के एजेंट है, मतलब कैंडिडेट के, पर व्हाट अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर? वो तो फॉर्म भरने में पड़े हैं, वो तो लिखने में। मैंने जाके कंप्लेन किया कि ये कैसे सब चिट्ठियाँ लेके अंदर आ रहे हैं सर। मैं फ़ोटो ये करके मीडिया को दे रही, तो वो बेचारे डर गए, बोले बहन मत करना, मेरा नौकरी चला जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को निकालने में और ऐसा प्रॉम्प्ट होता है। वो एक महिला को यहाँ एक किया था अहमदाबाद में, शी हैड अ वैलिड रीज़न कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी ड्यूटी का प्लेस बदल दो, इतना ही बोला था, तो उनको पुलिस घर पे भेजते, जेल में एक किया था। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले बहन मुझे नहीं पता है कि ये पार्टी वाले स्लिप लेके आ रहे वोटर, और ये पोलिंग एजेंट के पास जो हमारे ऑफिसर बैठे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, पर आप ऐसा मत करना, अभी मैं सबको ये कर रहा हूँ। लेकिन एक सिंपल जो नियम है वो भी कोई फॉलो नहीं करता। वहाँ सीसीटीवी बोलते हैं होने चाहिए, बहुत जगह सीसीटीवी काम ही नहीं करते। आप पोलिंग स्टेशन के हालात तो देखिए जाके। और ये दफ़ा एक नया फिनोमिना था जो किसी ने नोटिस नहीं किया। अहमदाबाद में प्राइवेट प्लेस पे बूथ दिए गए थे जो कभी अलाउड नहीं है। ये नीट का एग्ज़ाम में जो प्राइवेट सेंटर्स दिए हैं उसका तो हमने देखा है। यहाँ अहमदाबाद में प्राइवेट जगह पे पोलिंग स्टेशन खड़े किए गए थे। वो कैसे हो सकता है? हम तो समझते स्कूल को सरकारी और ग्रांटिंग एड, सेल्फ फाइनेंस स्कूल में भी रेयरली होते बूथ। जनरली गवर्नमेंट मशीनरी पे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिपेंड करता है कि वहाँ कम गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें इतनी सारी है। ये रिपोर्ट आप आराम से देखना, पढ़ना। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बहुत सारा डिटेलिंग में बात कहा है कि इतने सारे इश्यूज़ है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ आंसर ही नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आंसर नहीं करता है, कोई क्वेरी का जवाब नहीं देता है। जिनके खिलाफ कंप्लेन हुई है, जो कैंडिडेट्स ने हेड स्पीच दिया, जो कैंडिडेट ने बहुत ही डेरोगेटरी महिलाओं के बारे में बोला, ऐसे कितने कंप्लेन हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भी स्टेप नहीं लिया। आपको याद हो तो जब ये इलेक्शन का डेट्स अनाउंस हुआ, वो टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हैं। वो टाइम एक जर्नलिस्ट ने पूछा इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य है हमारे,
कि आपको लास्ट टाइम इतनी सारी कंप्लेन हमें याद है कि आई थी, उसका क्या किया इलेक्शन कमीशन? तो ही रिफ्यूज टू आंसर, उन्होंने आंसर ही नहीं किया। उसका मतलब कि उन्होंने कोई स्टेप लिए ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ कैंपेन रोको देते हैं या 24 घंटे का ब्रेक दे देते हैं, वो कर देते हैं, पर उसमें भी पार्शियलिटी हमें पता चलती है। तो ये सब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्शियलिटी में काम करेगा और अगर ऐसा डेटा बाहर आ रहा है कि इतने वोट डंपिंग होता है, इतना डिस्क्रिपेंसीज है वोट डाले गए और काउंटिंग में, तो कल तो कितना सारा ये तो डिफरेंस हो जाएगा। मतलब 79 सीट का तो पूरा वोट फॉर डेमोक्रेसी ने हिसाब दिया है और 21 सीट का उनका ऑब्जर्वेशन है कि ये मार्जिन 48 से लेके 6500 का है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कि लोगों का वर्डिक्ट कुछ अलग था। ये इसका सिंपल कंक्लूजन तो यही हो सकता है, ये वर्डिक्ट को बदल दिया गया। इतनी सारी सीट 79 प्लस 21 सीट तो 100 के पास हो गई ना, उसका मतलब क्या हुआ है? तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है। ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा उनका कंक्लूजन। हाँ, એમાં આ જ હતું અને 240 આવી ને 178 આવવાનું અને રિઝલ્ટ પ્રમાણે એટલે માઇનસ કરો તો એમ જ થઈ જાય ને। આટલી 79 प्लस 21 ऐड करो करेंगे तो वो इतना माइनस ही हो जाएगा ना उनका। हाँ हाँ, જ્યારે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાંથી કદાચ ટેકનિક કરી 1971માં ત્યાં ઇલેક્શન હતું તો અમે લોકોએ અમને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ બોગસ વોટિંગ કરી આવો। હું વડોદરામાં મારો વોટિંગ અમદાવાદમાં છે, અમે લોકો કેટલા 8-10 જણા બધા અલગ અલગ જગ્યામાં જઈને બધાએ બોગસ વોટિંગ કર્યું અને કોઈ there was no problem। જોકે અમે લોકો શું કરો, હું અને મારી એક બીજી બેન, તો અમે લોકો ત્યાં ગયા। એ તો બિચારી એકદમ નવી એટલે એને બહુ જ સખત ગભરાઈ ગઈ। તો અમે ગયા, ત્યાં જઈને આ લોકો સાથે આમ જોયું, મેં બધે આમ કરી આવ્યું કે ક્યાં વોટિંગ થઈ શકે, હાઉ ટુ વોટ, વે ટુ વોટ। એવું કર્યું તો મેં એને કીધું કે તું અહીંયા વોટ કર, હું અહીંયા વોટ કરીશ, એવી તમે 2 જણાએ વોટ કર્યો, એવી રીતે બીજા બધાએ બી કર્યું હશે, કેવી રીતે કર્યું એ મને નથી ખબર। એટલે ટોટલી બોગસ વોટિંગ વી ડીડ, આઈ હેવ ડન ઇટ એન્ડ આઈ રિટન અબાઉટ ઇટ ઓલ્સો, કારણ કે અમને લખવું પડ્યું। they wanted us to know કે બોગસ વોટિંગ કેવી રીતે થાય છે। ડિરેક્શન આવું બધું બહુ કરાય, બધું બહુ કરે એમાં આ પ્રશ્ન તો આવે જ ને, એજન્ટ શું કરતા હોય, બોગસ વોટિંગ કરવા આવે તો એનું નામ બોલે જોરથી, એના ઉપર નિશાની કરે આંગળી ઉપર, અને કોઈને વિરોધ હોય તો એ ઘટાડે ઓબ્જેક્શન લેવું જોઈએ ને, તો એ ઘટાડે બોગસ વોટિંગવાળા પકડાઈ જાય। પણ હવે એક જ પાર્ટી વાળા બેસે છે, બીજાને તો કાઢી મૂકવામાં તો આવે એનો કઈ અર્થ જ બધા નથી। બેસો તો બીજી પાર્ટી વાળાએ આમાં ઊભું જ ન રહેવું જોઈએ। છે। એક જ પાર્ટી વાળા બેસે, પેલો આવ્યો હોય એમ પૈસા આપી દેવાના। બધી પાર્ટીઓ ઇલેક્શન એજન્ટ મળે છે અને એનું કામ જ આ છે, તો એને લોકશાહી સફળ થાય ને જગ્યા થાય। ये तमें कहो छो ने वो जो आप कह रहे हैं वो तभी पॉसिबल है कि पोलिंग एजेंट हर वोटर को जानता है, वो अभी संभव ही नहीं रहा। पोलिंग एजेंट वोटर को जाने ये संभव ही नहीं रहा। तो कैसे चैलेंज करेगा? तनुश्रीबेन वोटर है कि नहीं वो पता ही नहीं है, तो कैसे चैलेंज करेगा? वो सोचता है कि ये वोटर ही है, तभी तो अंदर आए होंगे। ઇલેક્શનમાં પોલિંગ એજન્ટ જો રાખે છે ને, અમુકને ઓળખતા હોય એવા નહીં રાખે। પાર્ટીવાળા દેખી એમને ચમતા હોય। इतना ही नहीं, आप तो जो बोल रहे हैं उससे अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो प्रोविजन कर दिया है
कि आपको वही एरिया का वही बूथ का पोलिंग एजेंट देना है, वो भी दिया गया है, वो भी प्रोविजन किया गया है। पर वो वोटर हो सकता है वो पोलिंग बूथ का, उसका मतलब है नहीं कि सब वोटर्स को वो जानता है, वही मैं बोल रही हूँ। जानता तो वही ना, बाय फेस ઇન્કવાયરી કરી શકે ને હા. કે તમે કઈ જગ્યાએ રહ્યો છો, કોણ છો, એટલું બધું તમારા કરાય પાડોશી છે, કોણ લાઈનો છે, ચાલુ હોય. 4-5 પ્રશ્નો પૂછે ને ત્યાં પકડાઈ જાય તો પકડાઈ જાય. કે ઝડપથી વોટિંગ કરો એમ જ કહેતા હોય. पोलिंग एजेंट को इतना मौका ही नहीं होता है, वही तो प्रॉब्लम તો है। ગયેલો સાઈડ અમે લોકો છેલ્લે ઘડીએ એમને કહેવા માંગીએ કે 1 કલાક જ બાકી હતું. लास्ट 1 आवर છેલ્લે જો બધો દરવાજો બંધ કરીને જેટલા આયા બધા વોટિંગ કરી દો. સાઈડમાં હવે બધા લઈ લો. અંદર આવી ગયા તો બધા વોટિંગ કરી દેવાનું. એને બહાર લાઈન હોય ને, તો ત્યાં દરવાજા અંદર તો આવવાનું. નિયમ જ છે, લઈ લેવાના બધાને. બધા લઈ લે. मतलब સ્લીપ આપવાની હોય છે. ये जो बात मतलब टोकन दिया जा सकता है, उसके रास्ते हमने एक किया है, मतलब प्रोसेस किया है, पर वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। कानून तो बनाए गए हैं, वो प्रोविजन भी किया गया है, जो हम सोचते हैं वो सब प्रोविजन में भी है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एजेंसी है या जो ऑफिसर है, वो लोग उसके लिए अवेयर नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतने जानकार नहीं है, वहां तक कि रिटर्निंग ऑफिसर तो कलेक्टर होता है, पार्लियामेंट सीट का वो रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ होता है। आपने सूरत में क्या देखा? सूरत में जो प्रपोजर है उनका सिग्नेचर नहीं है सही, उन्होंने एक तो एफिडेविट करके दिया, फिर वो बोले कि ये हमारा नहीं है, तो उनको पकड़ के ये नहीं होना चाहिए। वो प्रोसेस किए, वो करने का कलेक्टर का इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको वो डिक्लेयर करने का ये था, मतलब उनको वो चिंता ज़्यादा थी। तो अभी कलेक्टर को नोटिस दिया गया, हाई कोर्ट ने दिया है, वो तो केस फाइल हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ और आप उसको विनर कैंडिडेट डिक्लेयर करने के उसमें कैसे आ गए? आपको तो डाउट होना चाहिए कैसे ऐसी प्रोसेस हो गई। और जिन्होंने किया है वो तो वायोलेशन ऑफ लॉ है, अगर आप एफिडेविट करके फिर झूठ बोल रहे हैं तो आपको तो जेल होगा। तो वो प्रोसेस करना था रिटर्निंग ऑफिसर को, उसके बदले उन्होंने तो विनिंग डिक्लेयर करने के लिए पूरा ये कर दिया। ये क्या इंदौर में नहीं कर पाए? काफ़ी मतलब उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस पे डिपेंड कर रहा है, जो गवर्नमेंट मशीनरी, वो रूलिंग पार्टी से कितने प्रभावित है। तो ये तो रिस्क है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना कोई स्टाफ ही नहीं है, ये वो पॉइंट ये रिपोर्ट में कोई नहीं आया है, मैं तो आउट ऑफ ये जाके बात कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि ये रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि ये 79 + 21 सीट ऐसी है कि जहाँ पे गड़बड़ी हुई है और वो रिजल्ट को बदल दे सकती है, बस वो एक एजम्पशन है। उसका वेरिफिकेशन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार हो तो ये दोनों इलेक्शन कमीशन इंडिया जो रिपोर्ट है, एडीआर रिपोर्ट है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का जो रिपोर्ट है, इसको वो लोग नोट ले, इसको ध्यान में ले इसको। और इतनी बड़ी देश में इलेक्शन हो रहा है, सब कह रहे इतनी देश में इलेक्शन हो रहा है, मिस्टेक हो सकता है, तो इसी को भी पोस्टमार्टम भी करके भी वो करेक्शन भी कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन का न्यूट्रल होना, कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ अबाइड करके काम करना इट इज एक्सपेक्टेड एंड वी थिंक्स दे विल डू ऑल्सो इन फ्यूचर, बट दे शुड एडीआर रिपोर्ट और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, और भी काफी प्रेस भी पहले से भी काफी इफ्स एंड बट की बात किए हैं, इसको नोट में लेते हुए इलेक्शन कमीशन अपना रिफॉर्म करे, रेक्टिफाई करे, रीथिंक करे, ये हम आशा करते हैं।